हाँ जी। तो हम मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने 2 क्लास ले ली मेवाड़ की हिस्ट्री की। और हमने बापा रावल से लेकर और कहाँ तक के राजा पढ़ दिए, हमीर हमीर तक के राजा हमने पढ़ दिए थे। तो पहली क्लास में हमने पढ़े थे, बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्लट के बारे में पढ़ा था और जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में मैंने आपको रिवीजन कल करवा दिया था। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था फिर रतन सिंह के बारे में और उसके बाद हमीर के बारे में। मैं जल्दी से फटाफट आपको उनका रिवीजन भी एक बार करवा दूं, फिर अपने आज की नई क्लास ले लेंगे। 2 राजाओं के बारे में आपको बताना है, एक तो रतन सिंह के बारे में और एक हमीर के बारे में। रतन सिंह के बारे में सीधी सीधी सी बात है कि इसी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। कब अटैक किया था, मेरा बताया हुआ 1303 अटैक किया था। अटैक में 2 चीजें याद रखनी होती है, एक याद रखने होते हैं कारण, एक याद रखने होते हैं कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। कारण क्या थे हमने पढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी एम्पायर एक्सपांशन करना चाहता है, अपना साम्राज्यवादी नीति है। फिर हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, चित्तौड़ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तब उससे पैसे ले लिए थे समर सिंह नाम के राजा, रतन सिंह के जो पिताजी थे, इसलिए उसके लिए प्रेस्टीज पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा था, इन्फ्लुएंस जो था वो इंक्रीज हो रहा था। और एक कारण हमने पढ़ा था कि पद्मिनी की वजह से किया था, हमला किया तो क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने फिर आपको बताया था। पद्मिनी के बारे में पहले पद्मिनी के बारे में कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, मम्मी पापा के नाम बताए थे कि गंधर्व सेन की और चंपावती की पुत्री थी। किसने उसके बारे में बताया था, तो मैंने बताया था आपको, राघव चेतन नाम के बंदे ने उसके बारे में बताया था। और परिणाम देख लो आप, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर उस टाइम साका किया गया। कब किया गया, तो हमने पढ़ा था 25 अगस्त को। साके में 2 बातें होती है, मैंने बताया था, एक होता है जोहर, एक होता है केसरिया। जोहर किसने किया, तो पद्मिनी ने। अकेले ने किया, नहीं साहब, 1600 अन्य रानियों के साथ किया। केसरिया किसने किया, तो रतन सिंह। साथ में और कौन, तो उसके 2 सेनापति, वो कौन थे, तो गोरा बादल। फिर क्या हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा करने के बाद में यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए, अपने बेटे खिजर खान को सौंप के इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। धाईबी पीर वाली जो दरगाह है उसमें इसका नाम खिजराबाद मिल जाता है अपने को, धाईबी पीर वाली दरगाह के अंदर इसका नाम। फिर हमने पढ़ा, ये जो खिजर खान था, इस खिजर खान ने यहाँ पर एक तो पुल बनवा दिया गंभीरी नदी पर, एक मकबरा लिखवाया। उस मकबरे में एक फारसी भाषा का अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन, और उस इंस्क्रिप्शन के अंदर हमने पढ़ा कि उसकी उपाधियां मिलती है अपने को अलाउद्दीन खिलजी की। उसको सिकंदर सेकंड कहा हुआ है, उसको शेड ऑफ गॉड कहा हुआ है, उसे प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड कहा हुआ है। कुछ दिन वो रहा था और उसके बाद मालदेव सोनग्रा को दे दिया था। और मालदेव सोनग्रा का एक नाम और मैंने बताया था आपको, उसका नाम मुछाड़ा मालदेव है ना। और फिर मैंने 2-3 बुक्स बताई थी, एक मैंने बुक्स बताई थी खजाइनुल फुतूह है, इसी का एक नाम और बताया था तारीख अलाई। एक बुक बताई थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी 1540, अवधी भाषा के अंदर एक लिखी हुई बुक। और खजाइनुल फुतूह है का दूसरा नाम तारीख अलाई, अमीर खुसरो की लिखी हुई किताब। ये सब तो हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ा। हमीर के बारे में मैंने बताया था 2 ही बातें पढ़नी, एक उसके विजय अभियान, एक उसकी उपाधियां। विजय अभियान तो इसने चित्तौड़ वापस छीना था। फिर मैंने बातें बता दी थी, सिसोदा से गया इसलिए सिसोदिया हो गए। इसके बाद से राणा टाइटल आया, उससे पहले टाइटल रावल लगता था, और जो अंतिम कोई रावल था तो अंतिम रावल रतन सिंह था। फिर एक हमने पढ़ा कि इसने सिंगोली का युद्ध लड़ा, और सिंगोली वाले युद्ध के अंदर इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। और जब इसका चित्तौड़ पर कब्जा हो गया तो इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। बरवड़ी माता इनकी इष्ट देवी है, इनको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इनकी जो कुल देवी है वो बाण माता है। एक फिर हमने इसकी उपाधियां पढ़ी, तो सीधे सीधे 4 उपाधियां मैंने आपको बताई थी कि हमीर की उपाधि क्या क्या है। तो हमीर की एक उपाधि हमने पढ़ी थी विषम घाटी पंचानन, एक उपाधि पढ़ी थी वीर राजा,
एक उपाधि मैंने बताई थी प्रबल हिंदू, और एक इसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। सिंपल सा, आप यूं शुरू शुरू में जब भी नया चैप्टर पढ़ने बैठो उससे पहले पुराने वाले का रिवाइज किया करो, पुराने वाले में की पॉइंट्स बना के रिवाइज कर लिया करो। तो ये देख लो आप सारे, कल की पूरी जो क्लास थी हमने पूरी रिवीजन कर ली, मुश्किल 5-10 मिनट लगते हैं, इतने में अपना रिवीजन हो जाता है। अब अपने नई क्लास ले लेते हैं, नए राजा ले लेते हैं, कौन कौन हुए थे। चलो तो आगे वाले पढ़ लेते हैं अपना। अगला राजा कौन है? अगला राजा आपने लिखा हुआ है लाखा, महाराणा लाखा के बारे में पढ़ना है आपने। मैंने बताया था हमीर के बाद में राणा महाराणा लगना शुरू हो जाता है इनके नाम के आगे। टाइम पीरियड दिया हुआ, याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात। नाम तो लक्ष्य सिंह था, लक्ष्य मतलब लाख, तो अपने वालों ने लाखा लाखा करके नाम लाखा बना दिया। सिंपल सा, जो लिखी हुई 4 बातें याद रखनी है, क्या है क्या नहीं है मैं और बता दूंगा। एक हमें इसमें लिखा है कोई जावर के बारे में पढ़ना है, ये की पॉइंट्स लिखे हैं इसलिए, बाकी तो मैं आपको समझा ही दूंगा, पढ़ा ही दूंगा, ताकि ध्यान रहे कि अपने को ये पॉइंट देखने। एक कोई पिछोला झील के बारे में अपने को पढ़ना है, एक कुंभाहाड़ा कौन था उसके बारे में पढ़ना है, और एक हंसाबाई के बारे में पढ़ना है। तो एक क्या माइंड मैप रहता है अपने दिमाग में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, जावर में क्या हुआ इसके टाइम में, पिछोला झील का के बारे में क्या हुआ, कुंभाहाड़ा कौन था और हंसाबाई कौन। 4 चीजें याद रह जाएगी, देख लो, बोले आप वापस देख लेंगे। जावर, पिछोला झील, कुंभाहाड़ा और हंसाबाई। मैं अगले व्हाइट पेज पे समझा दूंगा, पर ये लाखा के बारे में याद रखने वाली सी बात इतनी है। चलिए तो जैसे मैं अगले पेज पे समझा दूंगा आपको। अच्छा, व्हाइट पेज नहीं आएगा इसमें, चलो उस पे लिख लेते हैं अपने, इस पे बता देते हैं जावर के बारे में। जावर क्या है? जावर उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, और ऐसा कहा जाता है, कल ही मैंने बताया था अरण्यवासिनी माता का वो जब वो मंदिर वगैरह बना था, मैंने सामोली अभिलेख की बातें बता रहा, इसकी बातें बताई थी। जावर तब भी मैंने बात की थी। लाखा जी के टाइम में जावर में सिल्वर निकलने शुरू हो गई थी, चांदी निकलने शुरू हो गई थी। देखो, एक तो सीधा सा मैं सिंपल सा एक चीज बताऊं कि वास्तव में सीसा और जस्ता जो 2 खनिज होते हैं अपने, लेड और जिंक जो 2 खनिज होते हैं, ये निकलते हैं। इनके साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में चांदी भी निकलती है वहां पर अपने हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो अपने ये कह देते हैं कि वहां से चांदी निकलती थी। सिंपल सी बात, कोई पूछे कि जावर से कौन सा खनिज प्राप्त होता था, चांदी प्राप्त होती थी। किसके टाइम में निकलनी शुरू हुई? तो लाखा या लक्ष्य सिंह के टाइम में निकलनी शुरू हुई। अब हम कहेंगे हम क्यों याद कर रहे हैं, ये तो हम ज्योग्राफी में याद करेंगे, वहां पर अलग से मिनरल्स पढ़ते हैं, वहां याद कर लें। पर इसका मतलब यह है कि किसी राजा के टाइम में वहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ गए थे, और जब किसी राज्य के इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इसका मतलब वो राज्य स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मेवाड़ की पोजीशन और स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि वहां पे खनिज निकलने शुरू हो गए थे। खनिज कौन सा है, मिनरल कौन सा है? सिल्वर निकल रही है। कहां से निकल रही है? तो जावर से निकल रही है। और किसके टाइम में निकल रही है? तो लाखा। जावर का नाम आगे और आएगा, मैं और आपको इसके बारे में बताता रहूंगा आगे। फिर एक लिखा हुआ पिछोला झील। ऐसा कहते हैं कि उदयपुर में पिछोला झील, आपका सबका नाम सुना होगा। उसका नाम पिछोला इसलिए है क्योंकि वहां पर एक गांव है पिछोली, पिछोली गांव के पास में बना, इसलिए उसका नाम पिछोला झील रख दिया गया। लाखा के टाइम में बनी थी। तो क्या लाखा ने बनवाई? नहीं साहब, लाखा ने नहीं बनवाई थी। कहते हैं ये किसी एक बंजारे ने बनवाई थी। एक बंजारा था और वो इस झील को बनवा के गया था। अब बात है कि सब बंजारे कौन होते हैं? तो बंजारे होते हैं नोमेडिक ट्रेडर, घुमक्कड़ व्यापारी, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, और घूम घूम के बैलगाड़ियां रखते थे जी, और बैलगाड़ियों में सामान लाद के रखते, अपने गांव में आए, अपने गांव में सामान बेचा, 5 दिन यहाँ रुके, फिर अगले गांव गए, वहां सामान बेचा, फिर अगले गांव गए, वहां सामान बेचा, घूम घूम के सामान बेचा करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया, वो हो गया आपके बंजारे। अब मैं आज के सिंपल शब्दों में बताऊं तो चलती फिरती रिलायंस प्रेस थी जी उस टाइम की, कि सारा सामान उनके पास हुआ करता था, बेच के जाया करते थे। शुरुआत में बेसिकली वो लोग नमक बेचते थे, धीरे धीरे बाकी चीजें भी बेचने लगे थे। याद रखना, मुझे याद है एक बार ये कहीं क्वेश्चन था कि बंजारे कौन होते हैं, तो भाई पश्चिमी भारत के साइड में जो घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे? तो बंजारे बोला करते थे, तो याद रख ले। अब कोई बंजारा पैसे वाला था, क्योंकि व्यापारी थे तो व्यापारी पैसे वाले होंगे। पहले जब पैसे वाले लोग होते थे, धर्म पुण्य के काम करवाया करते थे। राजस्थान में धर्म पुण्य का काम क्या हो सकता है? पानी की व्यवस्था करवा दे, तो उसने यहाँ पर एक झील बनवा दी थी, उस झील का नाम पिछोला झील। इतने याद रखने वाली। झील बनी किसके टाइम में? तो लाखा के टाइम में वो झील बनी थी। तो याद रह जाएगी बात, किसने बनवाई? तो एक बंजारे ने बनवाई थी, लाखा जी ने नहीं बनवाई। पर कहते अब पिछोला की बात है तो मैं और बात करता हूँ। इस पिछोला के पास में एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे को बोलते हैं नटनी का चबूतरा। अब ये क्या भला है?
मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास बना हुआ है, तो कि साहब पिछोला झील के पास बना। सुन लो थोड़ी सी बात, इसके बहाने याद रह जाएगी, और तो कुछ ही नहीं है कि नटनी का चबूतरा क्या है। ऐसा कहते हैं कि भाई नट नट भी एक जाति होती है, खेल दिखाने का काम करती है। आपने कभी देखो सर्कस टाइप वाले खेल कि दो पिलर लगाए, दो बांस बांधे, उनके बीच में रस्सी डाल दी, और कोई महिला या बच्चा उस रस्सी के ऊपर चलता है। मतलब बड़ा कंसंट्रेशन का खेल है, पूरा उस पर ध्यान रखना पड़ता है, आप गिर सकते हो, पर वो लोग करते हैं साहब, उनका परंपरागत पैसा है, वो अपने आप में ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं आज दिन तक। तो ऐसे एक बार कोई एक नट था, मेवाड़ के राजा के दरबार में आया, और उसने राजा को, और पहले राजा महाराजा ऐसे खेल देखना पसंद किया करते, और उसने कहा कि साहब मैं नट हूं और मैं रस्सी वाला खेल दिखाता हूँ। राजा ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, सारे नट रस्सी वाला खेल दिखाते हैं। उसने कहा नहीं साहब मैं थोड़ा अच्छा दिखाता। क्या अच्छा करता है? उसने कहा मेरी जो नटनी है, नट की वाइफ हो गई नटनी हो गई, मेरी जो नटनी है वो पिछोला क्रॉस कर सकती। राजा ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला तेरे को, पिछोला तुझे पता तो है कितनी लंबी है, ये ठेठ इधर से उधर तक पड़ी, कैसे क्रॉस कर जाएगी? उसने कहा आप देख। और कहते हैं कि एक राजा ने घोषणा करवाई साहब इतने दिन बाद में ऐसे ऐसे नट की जो वाइफ है नटनी है वो पिछोला क्रॉस करेगी, सारे देखने के लिए आमंत्रित हो। तो नट ने कहा साहब मैं दिखा दूं पिछोला क्रॉस कर जाए तो क्या मिलेगा? राजा जी रो के अंदर थे। राजा ने कहा यदि पूरा क्रॉस कर जाए ना तो आधा मेवाड़ दिया, आधा राज्य दे दूंगा इनाम में। अब भाई लोग और इकट्ठे हुए दूर दूर तक, जब इतना बड़ा इनाम रख दिया गया तो अब वो दो पिलर बांधे गए, और पिलर के बीच में रस्सी बांधी गई, और रस्सी पिछोला क्रॉस करती हुई रस्सी बांधी गई, नटनी उसके ऊपर चल रही थी, और कहते नटनी आधी से ज्यादा पिछोला क्रॉस कर गई थी, और जनता आउटिंग करे गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और है, चलो यहाँ से थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। और सब राजा केवल एक गुमसुम बैठा, बाकी राजा के मंत्री वंत्री जनता सब खुश हो। पर राजा को जैसे जैसे नटनी आगे बढ़ा, राजा को लगे हे अब गए, अब ये आधा मेवाड़ गया, आधा मेवाड़ गया। राजा ने अपने आस पड़ोस में देखा कि यार सारे मंत्री बैठे बड़े राजी हो रहे हैं। उसने मंत्रियों को कहा तुम किस बात के खुश हो रहे हो? मैं यदि आधा मेवाड़ दूंगा तो मैं आधे स्टेट का राजा, मैं आधे स्टेट का राजा, तो मंत्री भी आधे ही होंगे, तुम कहीं जाओगे घर पे, मेरी शक्तियां घटेगी, तुम्हारी शक्तियां भी घटेगी। उनको हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं था हमने तो क्या किया जाएगा? अरे इस नटने को रोको। तो एक किसी मंत्री का दिमाग चला, ऐसी कहानियां ऐसी बातें हैं कि उस नटने का बच्चा पास में खेल रहा था, उसने बुलाया कि इधर आ, बुलाया, बुला के उस बच्चे खींच के थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया। बच्चा रोया तो माँ का ध्यान बच्चे के रोने की तरफ गया। और आप नोटिस ही कर लेना, अपनी जो मम्मियां होती है, बच्चा कहीं रोए, कितनी दूर हो, मम्मी को फटाफट पता चल जाता है कि रोती है। मुझे तो हमेशा महिलाओं वाली सिक्स सेंस का बड़ा जोरदार लगता है कि एक तो मम्मियों को भले ही कहीं बाड़े में काम कर रही है या घर में कहीं झाड़ू पोछे अलग से कर रही है, रसोई में दूध उफन जाए तो पता नहीं कहाँ से सुगंध आती है उनको कि दूध उफन रहा है, अपने को नहीं पता चलता, उनको ही पता चलता है। बच्चा कहीं रोए तो उनको पता चल जाता है। और बेचारे नटनी को जैसे ही वो आवाज सुनी बच्चा रो रहा है, उसका ध्यान बच्चे की तरफ गया, कंसंट्रेशन का खेल है, नटनी उसके अंदर गिर गई बेचारी पिछोला। और राजा जी खड़े हुए, राजा जी खड़े हुए, यस मैं जीत गया, क्रॉस नहीं हो पाई। नट ने बेचारे ने कहा राजा जी क्या करते हो ऐसे यार, आपके तो केवल जीत हार की बात है, मेरे तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, मेरे तो लुगाई मर गई, पिछोला में गिर गई। और राजा जी ने कहा तू चिंता मत कर, इस नटनी का चबूतरा बनवा देंगे, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनवा देंगे बाहर, और चबूतरा होगा, और तुम आ जाना वहां पे, उसको नटनी का चबूतरा ही कहेंगे। तो कहते हैं उस नटनी की याद में यहाँ पे चबूतरा बनाया गया। तो अपने याद रखने वाली सी बात है जी, इसके बारे में थोड़ी याद रह जाएगी कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, तो पिछोला झील के पास में। और पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो बंजारी ने पिछोला झील बनवाई थी। पैसे वाले लोग ऐसे काम किया करते थे, अभी भी पैसे वाले लोग धर्म पुण्य का काम करते हैं। मुकेश अंबानी पैसे वाला है तो उसने अपने को जियो बांटा, सबको उसने कहा कि फ्री है साहब, जितना जो करना है वो कर लो। तो कितना दिलदार आदमी, मुझे तो बहुत भला बहुत अच्छा आदमी लगता है बेचारा मुकेश अंबानी कि यार देखो कितना यूं भलाई का काम कर रहा है, भारत को इंटरनेट सिखाया है सबको, अपने को फ्री इंटरनेट दे दे, कम से कम सिखाया तो सही कि ये चीजें देख लो। वरना मुझे वो जमाना भी याद है जब 2G चला करता था, अरे एयरटेल वोडाफोन वाले नखरे किया करते थे, 599 में 1 GB देंगे, 2 GB देंगे, उसमें 2G में चक्री घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती, और अपने को लगता है कि ये जो चक्री घूमती है इसका मतलब इंटरनेट है। फिर अब पता चला कि नहीं साहब इंटरनेट अलग चीज होती है। तो मुकेश अंबानी का इस बात के लिए तो यूं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाना चाहिए। तो मुझे तो वैसे ही मुकेश अंबानी बेचारा खूब ही पसंद आता है। और मुझे तो और जब मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी पीरामल के बेटे के साथ की, पीरामल अपने राजस्थान का है, झुंझुनू में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बगड़, और बगड़ के सेठ थे वो पीरामल, जो बगड़ छोड़ के यहाँ से बाहर चले गए थे, और इतने बड़े सेठ हुए कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी। मुझे तो और लगा कि अपने राजस्थान की तो बेई जी और
इसकी इज्जत नहीं करे तो किसकी करे? तो भाई रे, बाकी पैसे वालों को जितों गालियां निकालनी हो तो निकाल लेना, पर मुकेश अंबानी देखो अपने ब्याई जी है तो कम से कम उनका यूं ख्याल इस मामले में किया जाना चाहिए। अपने को जियो दिया, अपने जिस मोबाइल में बैठ के देख रहे हैं जियो से ही देख रहे होंगे ज्यादातर, ये मुकेश अंबानी का दिया हुआ है, उसकी वजह से रेट वगैरह कम हुए थे। यदि वो जियो नहीं लाता तो ये रेट और भयंकर चले जाते। एयरटेल वोडाफोन वाले वो 2G वाली चक्री घुमाते रहते अब तक। तो वैसे धर्म पुण्य के काम पहले करते थे, आज भी धर्म पुण्य काम करते। और देखना, और बाणी इस मामले में दिलदार होते ही हैं जी। आज भी किसी शहर में जाके देखना, वहां पे जितनी भी धर्मशालाएं मिलेगी वो सब बाणियों की बनाई। आपको नाम मिलेंगे, सेठ कल्याण दास ने अपनी माता की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया, सेठ धर्मदास ने अपनी पत्नी की याद में इस प्याऊ का निर्माण करवाया, फलाने सेठ जी के 3 बेटों ने यहाँ पे सराय का निर्माण करवाया। ऐसे खूब सारे काम मिल जाएंगे। तो बाणिये पैसे लगा सकते हैं जी, उनको ये धर्म पुण्य के काम रुचते हैं, जचते हैं। वैसे कोई बंजारा था, उसने एक झील बनवाई, वो झील कौन सी थी? पिछोला। इस बहाने लो याद रह जाएगी। अपने खूब सारी बातें कर ली। अब आगे एक और पढ़ते हैं। एक बंदे का नाम लिखा, देखो कुंभाड़ा। फिर एक कहानी। लाखा जी में और कोई बातें है ही नहीं जी, लाखा में कहानियां ही है। कहते हैं कि लाखा ने बूंदी शादी की थी। एक लाखा मेवाड़ के राजा है। बूंदी में चौहानों का शासन हुआ करता था, हाड़ा चौहान हुआ करते थे। चौहानों की एक ब्रांच होती है हाड़ा, हाड़ा चौहान थे। और कोई किसी रानी से शादी की। फिर ऐसी कहानियां क्यों बनती है कि लाखा जी उस अपनी हाड़ी रानी, हाड़ाओं की लड़की होगी तो हाड़ी हो गई, हाड़ी रानी से शादी करके आए। और आने के बाद में जब वो चित्तौड़ आ गए, दूसरे दिन एक राजा जी जब खाना वाना खाने के लिए गए रानी के पास में, तो उन रानी से पूछा कि और मन तो लग गया आपका यहाँ पे? रानी ने कहा कि हाँ जी मन लग गया। कैसे, हमारा चित्तौड़ कैसा लगा? रानी ने कहा अच्छा है। तो बस अच्छा ही है? रानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, खूब अच्छा है, पर एक बात कहूं। राजा ने कहा हाँ बोलो, आपके मन में क्या है, जो भी बात हो। अच्छा तो खूब है, पर हमारे बूंदी जैसा नहीं। लगा यार ये क्या बात हुई। और अपने वो है कि लड़की को अपना पीर अच्छा लगे। अपने मारवाड़ी में तो कहावत है कि पीर की तो चिड़कली चौकी लगे। और उसने कहा भले चित्तौड़ की खूब बातें हैं, अच्छा भी लगा मुझे भी, पर बूंदी बूंदी है। लाखा जी ने कहा नहीं, इसका मतलब तूने चित्तौड़ ढंग से नहीं देखा। तो पूरा देख के आगे से रतन सिंह वाले महल, पद्मिनी के महल, वो सब देख ली, तूने पूरा देख लिया। पर आप आओ इस बार ससुराल, कभी फुर्सत से आओ, आपको बूंदी दिखाएंगे, बूंदी बहुत अच्छा है। लाखा जी को गुस्सा आ गया, लाखा जी की बात जची नहीं। लाखा जी खाना खा रहे थे, वो खाना उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़ा ही था, हाथ में ही था, अभी तक मुंह में लिया ही नहीं था। और उन्होंने कहा सही सही बता कौन सा सही है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, बूंदी अच्छा है कि चित्तौड़ अच्छा है? रानी को लगा कि गुस्सा आ रहा है। तो रानी ने कहा अरे अरे अरे, मैं तो ऐसे ही कर रही थी, चित्तौड़ चित्तौड़ भी अच्छा है, बूंदी भी अच्छा है, चित्तौड़ भी अच्छा है। उन्होंने नहीं एक बता अच्छा कौन सा है? तो रानी ने कहा एक पूछोगे तो अच्छा तो बूंदी। और लाखा जी ने खाना वहीं छोड़ा। कहते हैं बाहर आए, और बाहर आके अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना तैयार करो, अपने बूंदी पर अटैक करेंगे। क्यों? चारों तरफ खलबली मची, ये क्या बात हुई? कल वहां पे अपने तोरण मार के आए थे, आज जाके तलवारें मारेंगे, वहां पे लड़ेंगे उनसे जाके, ये कोई बात थोड़ी हुई। दिक्कत क्या है, क्यों करेंगे बूंदी पर आक्रमण? और लाखा जी ने कहा कि रानी ने कहा है कि सबसे अच्छा किला, सबसे अच्छा गढ़ बूंदी का है, और मैं कहता हूँ सबसे अच्छा गढ़ चित्तौड़ का है। और यदि चित्तौड़ से अच्छा गढ़ बूंदी वाला है तो मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उसको ढहा दूंगा, ताकि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा गढ़ कोई रहे तो वो कौन सा रहे? चित्तौड़गढ़ ही रहे। लोगों ने समझा कि सर ऐसे नहीं करते। अब हो गई बात, हो गई, रानी को जाकर समझा, तू क्या कह दिया डाकी को तूने? रानी बेचारी है, रानी ने आगे कहा ऐसे क्या करते हो, और अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैंने तो मजाक के अंदर कहा था। लगा जिनका सब, मैंने तेरे से 2 बार पूछा था कि सही से बता दे, तूने हमेशा कहा था कि बूंदी है, अब मैं बूंदी को गिराऊंगा। फिर कोई बीच बचाव करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा वैसे मत करो, एक काम करो, अपने तो चित्तौड़ के बाहर एक छोटा सा कमरा बना दो और उसका नाम लिख दो बूंदी फोर्ट, नकली बूंदी बना लो। फिर और उसको आप गिरा दो आज, ताकि आपने जो कसम ली, लाखा जी ने कसम ले ली, लाखा जी ने कहा जब तक बूंदी नहीं गिरेगी मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि जो आपने कसम ली है वो कसम तो टूट जाए, आप अन्न जल तो खा लो। और बूंदी वालों ने क्या औकात है, ये बूंदी रहा, अपने 5 महीने 7 महीने बाद कभी जाके बूंदी पर आक्रमण कर देंगे, असली बूंदी को भी गिरा देंगे। एक बार ये थोड़ा नकली वाला टोना टोटका सा कर लो अपने। लाखा जी ने कहा जो भी करना फटाफट करो यार, भूख लग रही है मुझे। हाथों हाथ साहब बूंदी के बाहर एक टेम्पररी सा कमरा बनाया गया, उसके ऊपर लिखा गया बूंदी फोर्ट, और इधर बाकायदा घोषणा की गई कि राणा लाखा अपनी चतुरंगनी सेना लेकर जा रहे हैं और आक्रमण करेंगे, बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। सेना लेके पूरा यूं माहौल सेट किया, हाथी घोड़े हथियार सब लिए हुए एकदम। उसके पास पहुंचे, थोड़ा सा पास में गए, किसी ने, सेनापति ने कहा कि साहब यहाँ से तीर मारो, एक तीर के अंदर ही गिर जाएगा ये मकान, तो और आपका कसम पूरी हो जाएगी।
और कहते हैं लाखा जी ने जैसे ही तीर मारने वाले थे, इतने में सामने से वो जो छोटा सा कमरा बना हुआ था, उस कमरे से तीर आए। लाखा जी ने कहा पता करो कौन है उधर। उधर गए, वहां जाके देखा था 12-13 साल का लड़का, और हाथ में तीर कमान लिए हुए उधर से तीर छोड़ रहा था। तो पूछा कौन क्या है, पता चला कि उसका नाम कुंभाहाड़ा है। अपने अभी भी रिवाज होता है कि बहन की शादी जब होती है तो पीहर पक्ष का कोई भाई, भतीजा, चाचा, कोई एक बंदा, ज्यादातर भाई, एक बंदा होता है, वो अपनी बहन के साथ में ससुराल जाता है। तो कहते हैं वो जो बूंदी वाली हाड़ी रानी थी लाखा जी की, उनका एक भाई था कुंभाहाड़ा, 12-13 साल का लड़का था, और ये अपनी बहन के साथ में आया हुआ था, और वो सामने से तीर मार रहा था। पकड़ के लाए, और लाखा जी को कहा ये साहब आप बड़ा साड़ा ही है, ये वहां पे कर रहा है, क्या वार तेरे, तू क्यों कर रहा है। और उसने कहा मैंने सुना है कि ये जो आपने किया है ये कोई नकली